इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। कि जनसंख्या तो ठीक है, उनके गुणवत्ता के बारे में, जनसंख्या के गुणों के बारे में। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर मतलब उनकी होशियारी, जीवन प्रत्याशा उनके जीवन का स्तर, ठीक है, के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अब गुण जनसंख्या के गुण, कितना होशियार है, कितना प्रतिभाशाली है, क्या क्या कर सकता है, कितना स्वस्थ है, कितना पढ़ा लिखा है, वही देश के कौशल के निर्माण के लिए निर्भर है। मतलब देश निर्भर किस पर है? अच्छे लोगों पर, अच्छे कारोबारियों पर, अच्छे गुणी लोगों पे, अच्छे स्वास्थ्य वाले पे, जिसकी शिक्षा अच्छी हो, जो अच्छा काम करता हो। कोई भी लेबर होगा, अच्छा काम नहीं करेगा तो कोई उसको काम पर रखेगा क्या? कोई समझ लो कि सीएनजी मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई समझ लो कटर मशीन पे काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं करेगा तो कट मशीन में चला जाएगा, खुद ही कट कट के भुजरी बन के बाहर निकल जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा काम करो और अच्छे से काम करो। मैं देख रहा था, एक जगह पेपर बनाने वाली मशीन थी, वहां पर पेपर को रोलिंग मशीन में डालकर लपेट कर गथा जाता था, मतलब उसको लपेट कर एक स्टोर किया जाता था। तो उसमें हुआ क्या कि एक लेबर आया तो उस पेपर के साथ ही वो लपटा गया, और लपटाने की वजह से वो डायरेक्ट मशीन में घुस गया और उसके बाद से उसको रोलिंग कर दिया। तो मशीन उसका क्या किया? पोपट कर दिया, सारा हड्डी उड्डी का चूरमा बनाकर अंदर में चेप दिया, जिसकी वजह से उसके इंसान की वहीं पर मौत हो गई। अब उसी के वजह से उसको हर्जाना देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हर्जाना, मुआवजा। तो उस लेबर को थोड़ा मुआवजा देना पड़ता है क्योंकि कंपनी में मरा है ना, इसलिए। तो अपनी पेमेंट से 20%, 10%, 2%, 3% जो कटवाता है वही पैसा उसको मिलता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश को समृद्धि दर निर्धारित करती है, और जनसंख्या कितना गुणी है वही उस देश को आगे बढ़ाने के दर को निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। अच्छे गुणी लोग हैं, अच्छा स्वास्थ्य जनसंख्या का, तो वही उस देश की संपत्ति है। अगर परिवार में सब पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाई ही और उनका अच्छा स्वास्थ्य ही उन परिवार की संपत्ति है। मैं मानता हूं पढ़ाई जरूरी नहीं है, अपनी स्वास्थ्य जरूरी है। अरे स्वस्थ आदमी नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? हम बोलते हैं जो सबसे पतला है वो भी बीमार है, जो सबसे मोटा है, फैटी है, वो भी बीमार है। इसके लिए जरूरी है मोटापा और पतलापन, इसको खत्म करो तो ही आप देश के चाहे अपने परिवार के हित के लिए कुछ कर सकते हो। इसके लिए चाहिए मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मानसिक रूप से लड़ना पड़ेगा। शिक्षा, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के 2 वर्षों में अच्छी नौकरियों और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। अब देखो, अच्छी शिक्षा उसे मिली, अच्छा पढ़ा लिखा तो उसको नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गया तो अच्छा वेतन मिल गया। हम जानते हैं कि थोड़ा वीडियो और पार्ट बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन आपको डिटेल्स में समझाना है तो इतना लंबा तो जाना ही चाहिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ नहीं सकते, मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि आप पढ़ो, लेकिन आपके सहूलियत के हिसाब से अच्छा हो तो आप पढ़ो। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। सही बात है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से कोई भी सफल होता है। उसने इसके लिए क्षितिज खोल दिए, मतलब रास्ता खोल दिए, नई आकांक्षाएं दी, बहुत नए रास्ते दिए जाने के लिए। बहुत ज्यादा मतलब लेटर आया, नौकरी का प्रोफेशन आ गया कि भैया आप कर लो। बहुत ज्यादा उनको खुला वातावरण मिल गया कि हमारे पास नौकरी कर लो। जीवन के मूल्य विकसित किए, अब उसके अनुसार जीवन का मूल्य, जीवन का जीने का स्तर वो विकसित हो गया, अच्छा लाइफ स्टाइल हो गया उनका। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है।
समाज अच्छा है तो शिक्षा के वजह से ही है। अब शिक्षा बोल रहा हूं, शीला दीक्षित मत समझ लेना। यह राष्ट्रीय आय है और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि है। अब देखो, राष्ट्रीय आय देश के लिए अच्छा है, और सांस्कृतिक, जो हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने संस्कारों को भी अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो सांस्कृतिक वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। और ये क्या क्या करता है? प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। और हर चीजों के लिए, कोई भी शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, उसके पहुंच के लिए लड़कियों पर विशेष अधिकार दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय, हर जिले में नवोदय विद्यालय, जैसे यहाँ पर देखो, प्रगति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई है। मतलब हर जिले में एक अच्छा मतलब एक समझ लो कि आप हाई स्कूल खोला गया है। नवोदय स्कूल का नाम सुने हो ना, तो उसको हाई स्कूल के रूप में समझ लो, तो हाई स्कूल के रूप में उसको खोला गया है। 1991, ब्लू का है व्यक्ति, लाल का है पुरुष, और हरा का मतलब है महिला। अब देखो, व्यक्ति इतना, महिला पढ़ी है 10%, और 20% पढ़ गए कौन? पुरुष। ये परसेंटेज में ही आता है। अब 2011 में देखो, 2011 में भी, 2001 में तो लड़का लड़की बराबर था थोड़ा मोड़ा, लेकिन 2011 में ऊपर नीचे फिर हो गया है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए ज्ञान और एक्सपीरियंस, कौशल के संबंधी अच्छे व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे प्रकार के शाखाएं खोला गया है, ब्रांचेज खोले गए हैं, जिसे वो पढ़ लिख ले तो अच्छा काम तो उन्हें मिले ना। आज के जमाने में नेताओं के वजह से अच्छे लिखे पढ़े लिखे लोगों को भी अच्छा काम नहीं मिलता है। शिक्षा परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में, अब देखो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जब पहली बार हुई थी 23 से 51 करोड़ रुपया लगा था, और जब 11वीं पंचवर्षीय योजना की गई है तो उसमें 3766.90 करोड़ रुपए हो गए हैं खर्चा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा का व्यय, अब देखो समय है कितना 1951 से 52 0.64% से बढ़कर 15-16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 17-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1991 के 18% से बढ़कर 11 में 74% हो गया है। 11 में कितना हुआ है? 74%। अब छोड़ो, इधर का पढ़ लेते हैं। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति है और एक कीमत राष्ट्रीय संसाधन है। ये कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है? यह एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। व्यक्ति, जनसंख्या सबसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संयोजन पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास व्यवसायों और आवश्यकताओं की एक विभिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षण की उपयुक्त भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। मतलब हर चीज, जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार सरकार को काम भी करनी चाहिए कि जिसके वजह से उन्हें अच्छा से अच्छा हर चीज मिल सके। भैया टैक्स ले रहे हो तो कुछ तो दो। अब जिनको जल्दी है, बड़ी शिक्षा चाहिए, वो प्राइवेट में जाएंगे ना।
और जो प्राइवेट में नहीं जा सकते उनके लिए तो अच्छी शिक्षा दे दो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966। भारत में साक्षरता दर, ठीक है, यहां पर देखो चर्चा करते हैं कुछ। आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये जो आपको दिख रहा है ना स्रोत ऊपर चार्ट, ये वाला, इसके बारे में यहां पर बताओ। क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? जरूर बढ़ी है। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही, मतलब बराबर रही? तो 2001 में। भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है, इसके बारे में बताइए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया गया। आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? 2020 में भारत के साक्षरता दर का आपका पूर्व अनुमान क्या है? 2020 में साक्षरता दर का पूर्व अनुमान क्या है? अभी की जनगणना, अभी की जनसंख्या के अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए 2023 तक का रिपोर्ट नहीं मिल सकता। लेकिन अगले सेशन जब बुक 2024 में रिलीज होने वाली है, उसमें आपको हर चीज को दिया जाएगा। संसाधन के रूप में लोग। क्रियाकलाप। अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के सहशिक्षा विद्यार्थियों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की लड़के और लड़कियों की गणन करें, मतलब उनको गिने। अपने स्कूल, जो आपका स्कूल है, प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध करवाएं। स्कूल प्रशासक से भी बोले कि स्कूल में कितने लड़कियां पढ़ते हैं, लड़के लड़की, उसके बारे में डाटा आप बताओ। अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं कि क्यों इसके लिए जरूरी है। मैं जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास में 20 लड़के थे तो 15 लड़कियां थी। कितना? 20 लड़के तो 15 लड़की, 5 लड़के ज्यादा थे और 5 लड़के हमेशा आते भी नहीं थे, लेकिन 15 के 15 लड़कियां और 16-17 लड़के तो हमेशा आते थे, ये कंफर्म था। और हम जिस दिन नहीं जाए उस दिन को नहीं पता, लेकिन हम जिस दिन जाते थे उस दिन स्कूल में हंगामा जरूर होता था। वो गलत वाली हंगामा नहीं, पढ़ाई से लेकर विद्रोह से लेकर सब चीज होता था, क्योंकि हम लोग एक मंदिर परिसर में पढ़ते थे। समझ लो कि मंदिर परिसर ही था। 1 साल हम लोग वहां पर पढ़े हैं, बाकी समय हम लोग स्कूल क्षेत्र में पढ़े हैं। बाद में हम लोग के स्कूल का ट्रांसफर हो गया तो हम लोग का स्कूल एक मंदिर परिसर में चलने लगा। समझ लो कि हम लोग मंदिर के कक्ष में बैठकर ही पढ़ते थे। तो साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। अब ये देखो, जिस तरह नागरिकों द्वारा उनका हक है कि वो पढ़े लिखे, साक्षरता दर उनमें बढ़े, यह संवैधानिक हक भी है भारत के संविधान के वजह से। लेकिन दिया जाए तो ना, बोलना और करने में अंतर होता है बाबू, बहुत ज्यादा अंतर होता है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया गया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। महिलाओं और पुरुषों में जब अनुमान लगाएंगे तब महिलाओं से 16.6% अधिक है पुरुषों का साक्षरता दर, और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीबन 16% अधिक है और गांवों में 16% अधिक है साक्षरता दर पुरुषों में। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। भाई केरल कहाँ पढ़ने वाला, बिहार कहाँ मजदूरी करने वाला, ऐसा थोड़े होता है। यहाँ पर बिहार में तो गुंडाई राज चलता था, अब तो गुंडाई राज खत्म हुआ है, अब ना लोग पढ़ना चालू किए हैं। वर्ष 15-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। अब देखो ये प्रणाली, स्कूली प्रणाली जो है 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है स्कूल।
एक गांव में करीबन 3-4 स्कूल तो होते ही हैं, अलग अलग वार्ड के अलग अलग गांव, हर वार्ड में एक अलग अलग स्कूल होता है, तो उस स्कूल का एक अलग श्रेणी होता है। तो करीबन भारत में 8.41 लाख स्कूल है। मतलब क्या समझे, 8,41,000 स्कूल है अपने पूरे हिंदुस्तान में। स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। और शिक्षा का प्रणाली को कमजोर कर दिया है कौन? जो समय से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं और मजबूरियों की वजह से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2011 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखो, 14 से 16 काम नहीं करा उसको शिक्षा दो। इसके पहल के लिए 2010 में एक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम थी सरकार की, लेकिन ज्यादा दिन चलता नहीं है, लेकिन फिर भी चलता है। राज्य और स्थानीय नीचे नहीं है, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। और ये सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदस्यों की भी एक केंद्रीय सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा कारण है, बहुत अच्छा समयबद्ध पहल हुआ था कि सबको शिक्षा एक समान मिलेगा, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। ये कटु सत्य है। देखो, हम अपने पूर्वजों को तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ज्यादा बुराई नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलते हैं कि उन लोगों ने मेरे गांव में स्कूल खोलने के लिए अपना जमीन दान कर दिया, एक भी पैसा नहीं लिया, दान कर दिया कि भैया आप मेरे जमीन पर स्कूल खोलो। जहां पर मेरे गांव में कोई जमीन नहीं देता था, उस गांव में, मेरे गांव में, मेरे घर वाले ने जमीन दिया। किस लिए? स्कूल खोलने के लिए। आज हमारी माँ पढ़ लिख कर उसी स्कूल में आज हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, समझे। और स्कूल को इसलिए अच्छे से चलाया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि सरकारी पैसा आएगा तभी चलेगा, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा पैसा जब लगता है तो सरकारी फंड से ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उतना पैसा मेरा परिवार डिजर्व नहीं कर सकता। हम लोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपना स्कूल है इसलिए नहीं कर सकते हैं, वो सरकारी जमीन पे है, मतलब अब तो सरकारी जमीन पे हो गया ना। अगर हम उसमें अपना पैसा लगा कर कुछ करते हैं तो सरकार पूछ देगा कि आप क्यों किए। हम लोग कितना भी बोलेंगे ना कि आप पैसा देते नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? वो बोलेगी नहीं, आप रिपोर्ट करो, पैसा 1-2 साल में मिलेगा तो आप काम करो। ऐसा नहीं होता है, हर चीज को देखना पड़ता है। अब देखो नीचे, इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, प्राथमिक क्या 1 से 5 तक नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया गया। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर का शुभारंभ किया गया। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के बच्चों की योजना कार्यान्वित की जा रही है। मिड डे मील जिसको बोलते हैं, दोपहर में पोषण खाना दो। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इस नीति के अनुसार भारत के लोगों में यहाँ पर इनके अनुसार एक शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होगी भारत और हर राज्य की। 12वीं योजना में, जब 12वीं योजना हुआ, उनमें उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30, देखो यहाँ पर 2017-18 में करीबन हुआ कितना 25% एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए बड़े 18 से 23 साल के बीच के लड़के में
यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। कितना से? 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपायों का जाल बिछाने पर केंद्रित है। ये सब काम करने पर केंद्रित है। योजना दुरुस्त शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, दुरुस्त तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं के अभिसरण पर भी केंद्रित है। अब देखो, ये छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े चीज पर भी है। जैसे में यहां पर दिया गया है, परिवर्तन के लिए शिक्षा स्वीकार करो, व्यापार के लिए शिक्षा दिया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी जो सर्विस का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन, उनके लिए भी अलग शिक्षा, उनका जो जाल बिछाया जाता है, उनका भी शिक्षा अलग तरीके से दिया जाता है, जो केंद्रित होते हैं, केंद्र सरकार के आदेश से चलते हैं। योजना दुरुस्त योजना शिक्षा को दुरुस्त करना, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, दुरुस्त तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों भी बहुत तेजी से खोले गए और उनमें केंद्रित किए गए। शिक्षा को लो, शिक्षा प्राप्त करो। पिछले 50 सालों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब देखो, यहाँ पर चले जाओ, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पहले नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय, और ऐसे विश्वविद्यालय करके बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान भारत में ऐसे विद्यालय हैं जहां पर देश दुनिया के लोग भी, बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखा, सारणी 2.1 में देखें। ठीक है, ये आपको मैं यहां पर समझाते हैं। ये देखो, वर्ष दिया गया है, 2 नंबर में विद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज को मिलाकर। तो 2051 में था महाविश्वविद्यालय 750। संख्या कितनी थी देखो, मतलब महाविश्वविद्यालय की संख्या 750, इसमें से विश्वविद्यालय की संख्या 30, विद्यार्थियों की संख्या थी 2,63,000 और टीचर कितना 24,000। 1991 में स्कूल खोल दिए गए 7,346, विश्वविद्यालय की संख्या 177 और विद्यार्थी 49,25,000 और टीचर 2,72,000 शिक्षक का बहाली हुआ। अब देखो, 98 से 99 के बीच में उसमें 11,089 महाविद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय की संख्या 238 और इसमें विद्यार्थी हुए 74,17,000 और शिक्षक 3,42,000। अब मालूम कर लो कि एक टीचर पे कितने विद्यार्थी थे। 2010 और 11 के बीच का जनगणना हुआ जब 33,000 महाविद्यालय खोल दिए गए थे, जिसमें से विश्वविद्यालय 523 था और बच्चा 1,86,70,050 और शिक्षक 8,16,966। 12-13 में ये छोड़ो, आप पढ़ लेना, मैं बताता हूँ 17-18 में 41,012 महाविद्यालय खोले गए और जिसमें से विश्वविद्यालय 851 था। विद्यार्थियों की संख्या 3,66,42,378 और शिक्षक 12,84,957। अब 18 और 19 की नहीं हो पाई लॉकडाउन की वजह से, समझ रहे हो ना। मैं इसका रिपोर्ट भी एक तरफ से आपको दे सकता हूं, लेकिन रिपोर्ट आप नीचे खोज सकते हैं। देखो, संसाधन विकास मंत्रालय www.ugc.ac.in एनुअल रिपोर्ट
2016, 17, 18, 19 PDF के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। ऐसे जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसको पढ़ने का टेंशन नहीं लेने का। अब नीचे देखते हैं, आइए चर्चा करें। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं बाद में। अगले में पढ़ते हैं स्वास्थ्य। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब स्वास्थ्य अच्छा कैसे करना है उसके बारे में हम बताते हैं भाग 5 में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं।